हेलो फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड 2 के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक बनता है व्हाट इफ यूनियन टेरिटरीज आर नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, यानी कि यूनियन टेरिटरीज की क्या इंपॉर्टेंस होती है इंडिया के अंदर, कि अगर इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज नहीं होती तो आज इंडिया का क्या होता। तो इंडिया में भी करंटली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी रिसेंटली 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद नई यूनियन टेरिटरी बन के निकली है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जितने भी राज्य हैं वो सब अपना अलग अलग देश बनाने की सोच रहे थे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अखंड भारत बनाने का सपना देखा था और इस सपने को पूरे किया था, जिनको हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ मिला के अखंड भारत का निर्माण किया था। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक आदमी और था जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा करता था, जिनको हम और आप काफी कम जानते हैं। उनका नाम है मेनन साहब। उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से 4 इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी जो इंडिया है वो सारे राज्यों का समूह है। तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसके बाद मद्रास प्रोटेस्ट चालू हो गया था, जिसमें कि जितने भी हमारे तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे वो अपने राज्य की अलग मांग किया करते थे। जिसमें कि मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था कि सेपरेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर पहला राज्य बनने जा रहा था। वहीं मद्रास के अंदर पोट्टी श्री रामलू के द्वारा 56 दिन की हंगर स्ट्राइक करी जाती है। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इंडिया के अंदर जो 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था वो एक 3 मेंबर कमेटी थी, जिसे हम जेवीपी कमेटी कहते हैं, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसके बाद इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है जो भाषा के आधार पर बनता है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। इसके बाद इंडिया के अंदर टोटल 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं। और इसी एक्ट के बाद चीजें टाइम टू टाइम बदलती रही। वहीं 2014 में जहां तेलंगाना एक नया स्टेट बनाया गया था, वहीं 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद करंट में आज 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर। तो ये तो था एक शॉर्ट समरी कि मतलब इंडिया के अंदर स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज कैसे बनाई गई थी, या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लाया गया था, उसका क्या इम्पैक्ट था। तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरी क्यों जरूरी है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है यूनियन टेरिटरीज में। यूनियन टेरिटरी पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंट्रल का। जैसे सेंट्रल अपना रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में भेजता है जिसे हम गवर्नर कहते हैं, उसी तरह सेंट्रल अपना रिप्रेजेंटेटिव यूटी में भेजता है जिसे हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। एक तरीके से यूटी पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंट्रल का, यानी कि उसके आसपास के जितने भी स्टेट है उस पे जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो नजर रखता है। जितने भी वहां पे कानून लाए जाते हैं वो सब सेंट्रल के अधीन होते हैं। जैसे लास्ट ईयर दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल के अधीन आता है, ना कि वहां के सीएम अरविंद केजरीवाल के अधीन। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जानबूझ के यूटी बनाती है एक तरीके से, मतलब पूरे इंडिया पे उसका कंट्रोल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में अगर हम अपने नॉर्थ में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है। वहीं अगर हम उसके नीचे आते हैं तो चंडीगढ़ और दिल्ली हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा अपने वेस्ट में देखते हैं तो हमारा दमन दीव और दादर नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद अगर हम अपने साउथ में आते हैं तो हमारे पौंडीचेरी और लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। वहीं अगर हम अपने ईस्ट में देखते हैं तो वहीं हमें अंडमान निकोबार देखने को मिल जाता है। तो यानी कि एक तरीके से सेंट्रल अपना कंट्रोल रखता है कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर क्या चल रहा है उस सब की खबर सेंट्रल को रहे, इसलिए सेंट्रल चाहता है कि यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर बनी रहे। यूनियन टेरिटरीज इसलिए भी बनाई गई थी क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद कुछ हिस्सा ऐसा था जो ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस के अधीन था, लेकिन जब उन्होंने बाद में हमने आजाद कराया तो उसके बाद वहां का जो कल्चर था वो आसपास के स्टेट से काफी अलग था और वहां की जो पॉपुलेशन थी वो काफी कम थी, इसलिए उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो अब हमारा पॉइंट बनता है कि अगर यूनियन टेरिटरीज आज इंडिया के अंदर नहीं होती तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता। अगर आज इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज नहीं होती, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतनी पावरफुल नहीं होती, उसके हाथ में इतनी पावर नहीं होती, सारे स्टेट्स अपने हिसाब से कानून लाते और अपने हिसाब से अपने स्टेट को चलाते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, वो लोग अपने देश की मोस्टली हमेशा अलग मांग करते हैं। जैसे कि नागालैंड के लोग हैं वो नागालैंड अपने देश की अलग मांग करते हैं। जैसे कि त्रिपुरा है तो वो त्रिपुरा लैंड अपने देश की अलग मांग करते हैं। जैसे कि असम वाले लोग हैं जो बोडो लैंड है वो अपने देश की अलग मांग करते हैं। यानी कि इनमें हमेशा डिस्प्यूट रहता है, तो इसलिए यूनियन टेरिटरीज का होना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हमारी एक यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, जो 4 डिफरेंट प्लेसेस को मिला के हमारी एक यूनियन टेरिटरी बनती है, जिसमें कि नाम आता है यनम, कराईकल, पौंडीचेरी और माहे। इनको मिला के एक हमारी यूनियन टेरिटरी बनती है पौंडीचेरी। तो जो हमारा यनम वाला पार्ट है वो आता है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश का सीएम का नाम है जगनन्ना। वो चाहते तो अपने पूरे स्टेट के साथ यनम का डेवलपमेंट भी कर सकते थे, लेकिन सेंट्रल ने उनको ये पावर नहीं दी। जो हमारा दूसरा पार्ट है माहे, वो आता है केरला के अंदर। केरला के सीएम का नाम है पिनराई विजयन।
वो चाहते तो माहे का डेवलपमेंट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं करी क्योंकि सेंट्रल ने उनको इस चीज़ की पावर नहीं दी है। तो ये था हमारे इस वीडियो का डिटेल एनालिसिस कि अगर इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज नहीं होती तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की कैपिटल पहले कलकत्ता हुआ करती थी, तो इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली किस ईयर में शिफ्ट किया गया था। तो आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आज आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।